नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 68वीं कड़ी में हम आपसे आज बातचीत करेंगे। और जैसा कि पिछले कई कड़ियों तो होता रहा है कि कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं, तो इस बार बातचीत करने के लिए हमारे सामने अति विशिष्ट श्री एम.सी. द्विवेदी जी हैं। और उनके बारे में थोड़ा बता दें कि आप सभी कर उत्तर प्रदेश या देश के लोग सभी जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं और बड़ी उनकी ख्याति रही है और बड़े अच्छे और ईमानदार अफसरों में वो देश के माने जाने पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं। इसके साथ साथ ही वो एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें साहित्य में लिखी है, अपने सेवा काल से ही लिखते आ रहे हैं। और अभी उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार हिंदी साहित्य से की पुस्तक लिखने के लिए हिंदी साहित्य संगम हिंदी साहित्य सम्मेलन साहित्य भूषण हिंदी साहित्य भूषण सम्मेलन इनको मिला है। बड़ा प्रतिष्ठित साहित्य का पुरस्कार है। तो मेरा दो उद्देश्य है इनके साथ। एक तो ये है कि पुलिस सेवा में इन्होंने तमाम बड़े बड़े पदों पर रह के और इस गांव की व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के बारे में इनकी जानकारी अपनी है ही है। साथ साथ साहित्य में रहने के नाते इन्होंने उन तमाम चीज़ों पर चिंतन भी किया है कि कैसे होना चाहिए, कैसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक साहित्यकार का, एक पुलिस का, एक दोनों का एक अच्छा एक सम्मिश्रण है। अब देखिए वो क्या सोचते हैं कि गांव के बारे में। तो द्विवेदी, पहले हम आपको इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम बता देंगे कि हम जिस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं कि देखिए भारत के संविधान में तो अब आ ही गया है कि ग्राम पंचायती व्यवस्था, जिसको की व्यवस्था दी गई है कि पहले संविधान का अंग नहीं था लेकिन अब संविधान के अंग हो गया है। जैसे कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसी तरह पंचायती व्यवस्था भी संविधान का अंग बन गया। लेकिन एक मैं बात तो पृष्ठभूमि में जाऊँगा कि ये जो हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं, ये ग्राम पंचायतों की व्यवस्था भारत में बहुत प्राचीन है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई व्यवस्था है। यहाँ तक कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी कुछ सीमित अधिकार से गांव-गांव में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। उसके बाद लेकिन वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, कानून के द्वारा उनकी स्थापना की गई थी। बाद में देश आज़ाद संविधान सभा में जब बहस हुआ कि जो हमारी जो लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई हो उसको गांव पंचायतें बनाई जाएं, गांव बनाए जाएं और वहां से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हो, तो उस पर बड़ा विवाद हुआ। तो उस समय तो संविधान में वो नहीं आ पाया, लेकिन कानून द्वारा हर प्रदेश ने ग्राम पंचायती अधिनियम बना के गांव को कुछ अधिकार दिए कि गांव पंचायतें अपने ढंग से काम करें। लेकिन हुआ क्या कि ये राज्य सरकारों में चूंकि वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, तो किसी ने ग्राम पंचायतें बनाई, किसी ने समय से चुनाव नहीं कराए, उनको बजट नहीं दिए, ये सब करते रहे और ग्राम पंचायतें जैसा चलता था वैसे चलना चाहिए था वैसा नहीं चल पाया। तमाम कमीशन बैठे कि गांव पंचायतों को अधिकार दिया जाए, उन कमीशनों के पर बहस मशवरे होते रहे। लेकिन अंत में 1992 में एक व्यवस्था दी गई संविधान में 243 अनुच्छेद में जोड़ के कि इसके हिसाब से ग्राम पंचायतें चलेंगी। अब ग्राम पंचायतों को कहा उन्होंने कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होगा और उन्होंने अनुच्छेद में जैसे राज्य सरकारों के अधिकार दिए गए अनुसूची में, अनुसूची 7 में, केंद्र सरकार को अनुसूची 7 में दिए गए हैं, उसी तरह से उनको भी अनुसूची 11 बना के 29 विभागों का काम दे दिया गया। काम भी दे दिया गया। उनकी वित्तीय व्यवस्था करने के लिए फाइनेंस कमीशन बना दिया गया कि वो उनका फाइनेंस कमीशन उनको पैसा देगा। तीसरी व्यवस्था उन्होंने ये कर दी कि ये इनका समय से चुनाव होगा, उसके लिए इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन बन गया। तो सारी व्यवस्था। मेरा सवाल अब यहीं से शुरू होता है। ये तो पृष्ठभूमि थी। मेरा सवाल ये है कि अब संविधान ने व्यवस्था दे दी, गांव में मैं ये नहीं सब कहता कि विकास नहीं हुआ है। गांव में जहाँ सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, छोटे मोटे स्कूलों के लिए बिल्डिंग नहीं थी, तो इस तरह के विकास, नाली खड़ंजे का विकास हुआ। लेकिन ये जो संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी कि गांव को 29 विभाग देने का अधिकार, पूर्ण अधिकार दिया जाए, उनको वित्तीय साधन दे दिया जाए, उनका चुनाव की अपनी व्यवस्था दे दी जाए, तो उनको केवल ये व्यवस्था थोड़ी रही होगी संविधान निर्माताओं के कि ये खड़ंजा और सड़क और बिजली का खाली ये व्यवस्था कर पाएंगे। उनका तो बहुत व्यापक रहा होगा ना कि गाँव का पूरा विकास
कैसे करें 29 विभागों में, बहुत सारे विभाग कभी संदर्भ आएगा तो बताऊंगा। तो क्या आप समझते हैं कि गांव का वैसा विकास शुरू हो चुका है? देखिए, जैसा आपने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी, ये सच है, लेकिन धीरे धीरे मुगल काल में वो बहुत कमज़ोर पड़ गई और अंग्रेज़ों के प्रारंभिक काल में और कमज़ोर पड़ गई। फिर 1857 के बाद उन्होंने इस व्यवस्था का कुछ उपयोगिता समझी और थोड़ा बहुत प्रारंभ किया। तो लेकिन ये आज जो भी व्यवस्था है वो हमने यूके या यूएसए से के समकक्ष व्यवस्था का लाने का प्रयत्न किया गया है, उस तरह की व्यवस्था है। तो अगर हम वहाँ की स्थिति भी देखें तो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हम मतलब सोचते हैं। जैसे यूएसए को हम ले लें तो वहाँ पर काउंटीज़ हैं और म्यूनिसपैलिटीज़ हैं। तो काउंटीज़ जो है उनमें मेयर का चुनाव होता है, उनमें शेरिफ का चुनाव होता है। शेरिफ जो होता है वो पुलिस का हेड होता है, जैसे यहाँ आईजी कहिए, डीजी कहिए, इस तरह वहाँ शेरिफ का चुनाव होता है। वहाँ पर प्रोसिक्यूटर का चुनाव होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, और वहाँ पर जज का भी चुनाव होता है। यद्यपि वो जज सारे मुकदमे नहीं करता, छोटे केसेस ही करता है, लेकिन वो जज भी हर काउंटी में अलग चुन के आते हैं। तो हम उस हद तक तो पहुँचे नहीं हैं। इंग्लैंड का जहाँ तक सवाल है, वहाँ भी काउंटी की व्यवस्था है और वहाँ भी काउंटी की अपनी पुलिस होती है और वो अपनी ही पुलिस स्वयं मतलब धन भी इकट्ठा करती है और साथ ही साथ में उसी से पुलिस का खर्चा चलता है। कुछ धन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको मिलता है। यही स्थिति वहाँ पर भी है अमेरिका में। अमेरिका में यहाँ तक है कि मैं एक काउंटी में रुका हुआ था, तो वहाँ पर जिसके यहाँ रुका हुआ तो कार पर लगाए हुए थे कि वी सपोर्ट कालामाजू का पुलिस। तो मैंने पूछा ये क्या है? कहा कि यहाँ की पुलिस जो है अगर कोई $100 दे तो ये स्टिकर लगाने को दे देती है और उससे थोड़ा सा वो सोचते हैं कि हमें प्रोटेक्शन रहेगा, कभी हाई स्पीड पर और कभी हुआ तो हो सकता है कि छोड़ दिए जाए या नज़र बचा के छोड़ देगी पुलिस वाला। तो इस तरह वहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आज अमेरिका में हज़ारों काउंटीज़ ऐसी हैं जो कि दिवालिया है, उनके पास धन नहीं है, धन की कमी है। दूसरी इस सब तरह से धन जो आता है उस पर्याप्त नहीं आता उनके पास और पर्याप्त बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है। हमारे यहाँ भी स्थिति करीब करीब वैसी है, काफ़ी पैसा जाता है, लेकिन एक तो वहाँ अमेरिका में भी उस पैसे का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि जिस तरह का से वो उनका इलेक्शन होता है, सभी इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, तो उसमें उतना कंट्रोल नहीं रह पाता। हमारे यहाँ उसका और अधिक दुरुपयोग हो जाता है। तो उसके कारण से आपने जो बताया कि यहाँ पर 1992 के संविधान में संशोधन करके और लाया गया और 29 कार्यों को आवंटित किया गया उनको। हालांकि उसमें पुलिस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट दूसरा पैटर्न है, पूरी स्टेट की एक पुलिस होती है। वहाँ तो हर काउंटी की अपनी अपनी पुलिस होती है, स्टेट की अलग होती है, और छोटे जो केसेस होते हैं वो सारे काउंटी ही डिसाइड करती है। जैसे जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं और वो सबका काउंटी पुलिस डिसाइड करती है कि जो मर्डर और रेप बड़े केसेस हैं केवल वो जाते हैं। हमारे यहाँ सारी पुलिस जाती है। तो यहाँ उतनी पावर्स तो नहीं है, यहाँ इलेक्टेड जज भी नहीं है उनके पास में, लेकिन जो पैसा जाता है वो डेवलपमेंट के लिए ही जाता है। उसका काम भी हमारे यहाँ जो है, जो भी प्रावधान यही है कि वो डेवलपमेंट के वर्क में जाएगा और गांव की समस्याओं को गांव वाले ही समझ सकते हैं और उन समस्याओं पर सही प्लानिंग कर सकते हैं, तो इसलिए वो डेवलपमेंट का पैसा सही ढंग से खर्च होगा, ये सोच है। परंतु वास्तविकता इससे अलग है, क्योंकि हमारे गांव बटे हुए हैं, जाति के आधार पर, वैमनस्य के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर इतना अधिक बटाव है कि मैं छोटे पर देख चुका हूँ कि जब न्याय पंचायत हुआ करती थी गाँव में, तो मेरे सामने कुछ फैसले हुए थे। वो फैसले प्रायः कसम खिला के, गंगा जली लेके, और कहा जाता तुम सच बोलोगे, और उसके हिसाब से फैसले हो जाया करते थे। उस वक्त तो थोड़ा बहुत डर था लोगों को गंगा जल का और कसम का, लेकिन आजकल तो हर आदमी वहाँ का कोई झूठ बोल देगा, उसका कोई किसी को डर नहीं है। तो उस स्थिति में वो फैसले भी सही ढंग से हो पाएंगे, ये बहुत ही
तो देखिए यहीं पे हम आपको इसी का आपने जैसे पुलिस का कहा, जैसे तीन चीज़ें, जैसे विकास का तो ठीक है, विकास का पैसा जा रहा है जी और विकास का पैसा जा रहा है तो मैंने वही कहा ना कि संविधान निर्माताओं ने ये सोचा होगा कि ठीक है विकास का अधिकार तो उनको दे दिया कि ये विकास करेंगे गांव वाले, लेकिन वो कैसे हो रहा है उस पर हम नहीं जा रहे। दो, हम पुलिस और न्याय व्यवस्था पर देखिए, पुलिस की जो व्यवस्था है इतनी बड़ी, आप करेंगे सेंट्रलाइज पुलिस है, एक स्टेट के हर पुलिस है और वो पूरे स्टेट की व्यवस्था करती है। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पुलिस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट को ही पुलिस पर भरोसा रखती है। उनके अलग अलग फोर्सेज हैं काम के लिए, लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था है एक तरह से स्टेट का सब्जेक्ट है। अब स्टेट का देखिए 60 के पास क्या है आज जो स्ट्रक्चर है, एक थाना बना दिया उन्होंने, थाने में पुलिस सिपाही रख दिया। अब गांव करीब करीब एक एक गांव की पॉपुलेशन 3-3, 4-4 हजार, कुछ गांवों के 10-10 हजार तक पहुंच गई है। अब 10,000 की पॉपुलेशन पे आप वहाँ से 20-25 किलोमीटर थाने पर बैठ के, जहाँ के 40-50, वो मुश्किल से 20-25 या 30 अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े गांव हैं, तो उनको न्याय में उस पुलिस व्यवस्था को, क्या वो सक्षम नहीं है? समझते हैं आप कि वो, अगर उनको पंचायतों को एक इलेक्टेड बॉडी है, अब आज पहले जैसी तो हालत है नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, नियम नहीं जानते हैं, कानून नहीं समझते हैं। अब तो गाँव में सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेशन, आप खुद ही दावा करते हैं कि हमारे देश में करीब 70% एजुकेशन है। तो 70% जिस देश में अब एजुकेशन हो गया, वहाँ गांव के लोगों को अगर आप अधिकार दें तो क्या वो संभाल नहीं पाएंगे? क्या आप ऐसा समझते हैं? देखिए, मैं आपने जो प्रारंभ किया था वो न्यायिक व्यवस्था से और पुलिस से, दोनों से किया था। मैं पहले न्यायिक को लेता हूँ। न्यायिक का जहाँ तक सवाल है, जैसे वहाँ पर इलेक्टेड जज होता है और ज्यूरी और मिलके वो तय कर देते हैं। तो अगर हमारे यहाँ न्याय पंचायतों को पुनः स्थापित कर दिया जाए और उनको जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमारे यहाँ होते हैं, असंज्ञेय अपराध है पुलिस के, वो दे दिए जाए और उन पर निर्णय करें, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी नॉन कॉग्निजेबल का कोई पुरसवाल ही नहीं है। कोई किसी के 10-20 गाली दे दे, जूता मार दे और उसका कुछ होता ही नहीं है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अगर दे दिए जाए न्यायिक पंचायत को, तो एक तो ये है कि लोगों को कुछ न्याय तो मिल जाएगा। अभी तो उन केसेस में प्रायः कोई न्याय मिलता ही नहीं है किसी तरह, क्योंकि वो जा नहीं सकते कोर्ट में और वो नहीं कर सकते। तो ये तो न्याय पंचायतों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, जो शासन ने अभी नहीं की है। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, वो सारी पुलिस उसी काउंटी की, वहीं की रहने वाले लोग होते हैं। तो हमारे यहाँ नियम ये है हमारी पुलिस में कि जिस ज़िले का व्यक्ति होगा उस ज़िले में नियुक्त ना होकर वो एक ज़िला छोड़ के दूर नियुक्त किया जाएगा। हमारे यहाँ का आर्गूमेंट ये है कि अगर वहाँ पर होगा तो उस पर बहुत से दबाव होंगे, और ये सच है कि हमारा गांव का कोई आदमी बिना दबाव के काम नहीं कर सकता। उस पर पारिवारिक दबाव होगा, उस पर जाति का दबाव होगा, उस पर पैसे का दबाव होगा, उस पर सताए जाने का दबाव होगा। तो मैं नहीं समझता कि जो स्थानीय अधिकारी या सिपाही होगा वो सही न्याय कर पाएगा। तो उस हिसाब से हमारी व्यवस्था उससे ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से। अगर हम इतने सक्षम हो जाएं या इतने स्व केंद्रित हो जाए बजाय परिवार केंद्रित या समाज केंद्रित होके कि हम केवल सत्य का काम करेंगे और नहीं करेंगे, ये हम सोचने लगे, तब तो ठीक है वो व्यवस्था। परंतु हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं। ये तो फिर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होगा ना। एक विधायक है, वहीं का चुना जाता है, वही मंत्री बन जाता है, संविधान का शपथ लेता है कि हम निष्पक्षता से काम करेंगे, फिर भी वो तो एक तरह तो मंत्री तो आपका संविधान की शपथ लेने के बाद भी फेवरेटिज्म करे तो वो आपत्तिजनक नहीं है। और अगर हम अपने गांव का एक सिपाही को, और जब सिपाही को नियुक्त करेंगे तो निश्चित रूप से उसके रूल्स बनेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि वो सिपाही मनमानी करेगा। जो नियमों से पूरी व्यवस्था चल रही है उसी, जो उनको कोई की संवैधानिक अधिकार मिला है, तो उस संवैधानिक बायलॉज बनेंगे। बायलॉज बनाने के बाद उनकी दायित्व दिया जाएगा, और दायित्व अगर दिया जाएगा तो फिर वो दायित्व के निर्वहन करेंगे तो हटाए जाएंगे, जैसे क्या होता है। तो ये कैसे आप मान सकते हैं कि वो अगर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था उनकी अपनी हो तो सब वो बेईमानी करेंगे? अरे बेईमानी करेंगे तो सबको लिए वो आप न्याय पंचायतें रहेंगी, वहीं शिकायत होगी, उनके खिलाफ दंड मिलेगा, सजा होगी। तो इस व्यवस्था को जो हमने अप्लाई ही नहीं किया अभी तक, इतने सालों से, 70 सालों में तो अभी नहीं अप्लाई किया,
तो कैसे कह सकते हैं कि ये व्यवस्था नहीं चल सकती? जी। देखिए, हमारा दो बात है। वहाँ का जो समाज है वो हम उनसे कंपेयर नहीं कर रहे, व्यक्तिवाद। हम अपना जो पुराना है, हम अपना पुराने जमाने में भी सुरक्षा व्यवस्था कुछ हद तक थी, तो जो हमारा अपना पुराना है भारतीय, हम दूसरे दुनिया को छोड़े, हम एक नए ढंग का व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो नए ढंग की व्यवस्था बनाने में क्या दिक्कत है? अगर हम प्रयोग करेंगे तभी तो हो पाएगा। नहीं, लेकिन मैं तो चूंकि गांव में रह चुका हूँ, मैं हाँ जानता हाँ, हूँ। नहीं नहीं, हम जानते हैं, हम लोग भी गाँव के में। मैं जानता हूँ कि वहाँ पर निष्पक्ष रूप से तो लोग बोल भी नहीं पाते हैं। स्थिति ये है कि कोई निष्पक्ष रूप से बोल नहीं पाता है। ये तो बात मतलब इतना पारिवारिक दबाव होता है, पिता का, माता का, भाइयों का, जाति का। फिर यह है कि अगर गरीब आदमी है वो अमीर के खिलाफ नहीं बोल पाता है, तो पुलिस वाला तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सक्षम हो सके कि वो सही अपनी सही बात को कह सके। तो ये मेरी समझ में ये हमारी जो आज की स्थिति है, जो नहीं हमारी। ठीक है, उस गांव का नहीं, बगल वाले गांव का पुलिस कर दें, इस गांव का उस गांव के लोग कर दें, ऐसा तो हम कुछ नहीं, कहीं से तो शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मान लिया अगर 3 गांव के बाद वाला है, हम ही नहीं कर रहे कि यहाँ का दूसरे जिले का हो, अगर 3 गांव के बगल का उस गांव में रखें, वो उस पर भी दबाव डाल देंगे। वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, गांव के हिसाब से 2-4 गांव का इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वो इन्फ्लुएंस नहीं, तो जो रहता है। जो तर्क आप पुलिस के लिए दे रहे हैं, यही तर्क तो न्याय पंचायतों को खत्म करने के लिए भी दिया गया, कि न्याय पंचायत में जो गांव के लोग जो बैठते हैं, तो वो न्याय पंचायत में गांव के ही लोग बैठते हैं, वो पक्षपात करते हैं। वो प्रेमचंद वाले न्यायाधीश नहीं है कि वो जब परमेश्वर की तरफ बैठ गए तो वो सही न्याय करेंगे। तो ये वहाँ भी तर्क है। तो फिर यही तर्क डेवलपमेंट भी आ रहा है कि डेवलपमेंट में अपने लोगों को पैसे, जो लोग बेईमान लोग हैं, यही हो रहा है कि गरीबों को मकान जाता है तो प्रधान जी अपने लोगों को, जो वोटर हैं उनको प्रधान जी मकान दे देते हैं, जो सुविधाएं गरीबों आती हैं लोगों को, वो अपने लोगों को देते हैं। तो ये तो एक चारित्रिक, भारत की जो चारित्रिक दोष है, जिसको कि हम बिल्डअप नहीं किए, लोगों को चरित्रहीन ही बनाते चले जा रहे हैं, जाति कास्ट में डिवाइड करके और लालच देके और मुफ्तखोरी करके। तो वो चारित्रिक पतन जिसका कर रहा है उसका देन है ना, लेकिन व्यवस्था, क्या हम चारित्रिक पतन के नाते बेहतर व्यवस्था की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते? देखिए देखिए, जहाँ तक धन का सवाल है, उसका असर उतना डायरेक्ट और सीधा और रोजमर्रा नहीं होता जितना पुलिस के काम का होता है। मतलब किसी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, किसी की स्वतंत्रता छीन ली, उसकी इज्जत चली जाती है, किसी की शादियों के रिश्ते टूट जाते हैं, बेइज्जती हो जाती है, तो ये सब बातें हैं, तो उसका ज़्यादा असर है। नहीं, लेकिन एक बात इसी में आप अच्छा कहा आपने, इसी में मुझे ये आजकल शिकायतें मिल रही हैं कि छोटे मोटे मामले में जब से कोई मारपीट हो गई, ये हो गया, तो वो थाने में जब जाते हैं लोग, तो स्थिति ये बन रही है कि पुलिस जो है दोनों पार्टी को बुला के और दोनों पार्टी से पैसा लेने लगी, और वो दोनों पार्टी से पैसा लेके और मामले को इधर समझौता करवाती है, किसी को न्याय मिलता नहीं। ये भी आ गया कि समय समय पर पुलिस की जब आदमी की आज़ादी के जब कानून बने हैं, तो उसमें लिबर्टी भी लोगों को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 7 साल से नीचे जो अपराध है उसमें किसी सजा नहीं देंगे, फिर भी पुलिस जाती है और पैसा लेने के लिए उनको कहते हैं तुमको गिरफ्तार करेंगे, थाने बुलाती है। तो इससे पुलिस से ज़्यादा गांव के लोग परेशान है, न्याय के तो उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन परेशानियां ज़्यादा बढ़ रही। तो वर्तमान पुलिस से तो बिल्कुल, देखिए आजकल सबसे ज़्यादा अगर गांव में लोग परेशानी महसूस करते हैं तो 2 चीज़ों से, एक तो न्याय व्यवस्था से, कचहरी में छोटे से मामले में दिन रात दौड़ रहे हैं, दूसरी पुलिस व्यवस्था से, और उनके सारे के सारे ये चीज़ें हैं, ये दिन रात उनकी बेईमानी, उनके डर, उनके अभाव से। तो एक व्यवस्था को आप 70 साल तक हमें प्रयोग कर लिया, चला नहीं पाए, न न्याय व्यवस्था आप गाँव के लोगों को न्याय दे पा रहे हैं, न इस पुलिस व्यवस्था से उनको सुरक्षा दे पा रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए? मतलब आप तो चूंकि चिंतक भी है ना, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं, केवल हम पुलिस के अधिकारी के रूप में नहीं पूछ रहे हैं, चिंतक के रूप में। देखिए, ऐसा है कि आदर्श स्थिति तो वही है कि स्थानीय प्रशासन में जो आप कहते हैं कि पुलिस भी हो और न्याय भी हो, ये तो आदर्श स्थिति अवश्य है, लेकिन आदर्श तभी लागू हो सकता है जब व्यक्ति का चरित्र आदर्श हो। ये जहाँ तक आपने कहा कि वर्तमान में पुलिस में कमियां हैं, तो देखिए कमियां तो हिस्टोरिकली हैं, वो समाज में कमियां हैं, हर विभाग में कमियां हैं, पुलिस में भी कमियां हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं कि सब में निष्पक्ष नहीं होता है, लेकिन गांव का स्थिति जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं अनुभव से बताया, मैं इसलिए बताया, मेरे घर में कुछ लड़कों ने चोरी कर ली। मेरा घर खाली पड़ा हुआ था और मेरे घर में गांव में चोरी कर ली। चोरी करने के बाद में वो पकड़े गए लड़के, उसका सामान भी बरामद हुआ।
जब वो मामला ट्रायल पर आया तो उन्होंने आके मेरी माता जी के पैर पकड़ लिए, मेरे माता जी के पैर पकड़ लिए और मेरी माँ ने कहा कि नहीं, हम कोई गवाही ववाही देने नहीं जाएगा, और बात खत्म हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तरह के जो प्रेशर है गांव में, वो दूरी से वो कम हो जाते हैं। और गांव में रहेगा तो ये हर केस में ये प्रेशर आएंगे, एक एक केस में प्रेशर आएंगे। ये सही है, उससे न्याय व्यवस्था भी प्रभावित होगी, लेकिन न्याय मतलब उतना डायरेक्ट असर उसका न्याय व्यवस्था कि वो मामला देर में आता है और वो डायरेक्ट असर नहीं होता है। अच्छा, वो न्याय व्यवस्था में जुर्माने से ज़्यादा सज़ा तो होती नहीं, ये तो होता नहीं जेल भेज दे या कुछ ऐसा कर दे। ये है कि 500 रुपये 1000 रुपये जुर्माना कर दिया, पहले शायद 50 रुपये का प्रोविजन है, ऐसा कुछ हुआ। तो इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं कि गांव की और पुलिस दोनों की भागीदारी आपस करके, तब पंचायत की और पुलिस थाने के दोनों की मिला के कोई सिस्टम बना सकते हैं गांव के सुरक्षा के लिए और गांव में पुलिस व्यवस्था में? देखिए, तो उसके लिए वो चौकीदार का, चौकीदार की तो भूमिका एक बहुत लिमिटेड है सूचना की। इंस्टीट्यूशन हम उनको पावर, देखिए जब तक पावर नहीं देंगे, अब जैसे कोई मेड़ काट रहा है 1 मिनट के लिए, अब मेड़ काट रहा है किसी का, तो अब उस मेड़ काटने के लिए हम जाए थाने पर रिपोर्ट करावें, फिर वहां से पुलिस आवे, मेड़ तो कट गया, कोई रोक नहीं पाए। या कोई नाली मान लीजिए नाली बनी है पंचायत की, उस नाली को कोई तोड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, कोई व्यक्तिगत आदमी बोलेगा तो फिर तो उससे दुश्मनी हो जाएगी। या कोई पंचायत का बिल्डिंग बना हुआ है, मान लीजिए उसका बल्ब ही चुरा रहा है, हम देख रहे हैं कि बल्ब चुरा रहा है, फिर उसके लिए थाने जाएं कि वो उधर आएगा, फिर जांच करेगा बल्ब चुरा गया कि नहीं। तो ये जो छोटे छोटे मामले हैं, तो वो अगर गांव का अपना पुलिस होती तो कहती कि भाई इसको जाओ, जब रोको, कब से रोकने जाता, फिर देखते कि क्या हुआ। हम ही नहीं कह रहे कि लोगों के सारे व्यक्तिगत मामले हों, जो ग्रामीण संपत्ति है और इस तरह से खेत है, आजकल तो पोल पर तार काट ले रहे हैं, वो जो सोलर लाइट लगा उसको चुरा ले रहे हैं, और गांव पंचायत वाले देखते रहते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, पुलिस आती नहीं है, पुलिस से सूचना जा रहा है भाई सोलर लाइट चला गया, आप हम क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी बात है। तो इनके लिए अब आजकल सबसे एक बड़ी समस्या गायों का है। गांव घूमते में चारों तरफ गायें घूम रही हैं, अब कौन किस गांव को रोके। अब गायें लोग खेतों में जा रही हैं और सरकार है कि भाई गांव को आप छोड़ दिया आपने उनको। अब मान लीजिए 4-5 आदमी अपने कर्मचारी रखते गांव पंचायत वाले, भाई जो कोई गांव घुसने ना दो, तो ये सब पुलिस के ही सुरक्षा में तो आता है ये सब का। तो क्या नहीं हो सकता था क्या, ये सब छोटे छोटे प्रिवेंटिव मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक्सक्यूशन वाला, अरेस्ट वाला छोड़ दीजिए, लेकिन प्रिवेंटिव तो हो सकता था। नहीं, प्रिवेंटिव के लिए गाँव में जो आप बता रहे हैं वो हो, लेकिन उस को पुलिस का नाम देने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। तो उन्होंने नाम कुछ भी दे, सुरक्षा ग्रामीण, वो हम नाम पे नहीं जा रहे। हाँ, पुलिस में मत जाइए, हम पुलिस एक्ट लागू करने की बात नहीं कर रहे। हाँ, हम ग्राम की अपनी सुरक्षा अधिकार, ग्राम सुरक्षा बल हो या युवा बल हो या ग्रामीण सुरक्षा नाम से कुछ भी देते, नाम पे नहीं कर वो, लेकिन उनको अधिकार संपन्न करके। हाँ, वो नहीं, वो हो सकता ये मेरा दृष्टिकोण। नहीं, पुलिस का नाम ना दीजिए। हाँ, तो आप देखिए, क्योंकि पुलिस पर नाम देंगे तो फिर पुलिस रेगुलेशन और ये हाँ, वो जहाँ नहीं, आप जो कह रहे हैं ग्रामीण सुरक्षा समिति बन सकती है, लेकिन उसको अधिकार कैसे दिए, मतलब अधिकार क्या है, कोई कर रहा है तो उसको अरेस्ट करके ही तो रोका जाता है नॉर्मली, या सिर्फ कहने से। जैसे मान लीजिए आपने अपने सीआरपीसी में इंडिविजुअल को दे रखा है कि अरेस्ट कर सकते हैं, कि आप अगर नॉन कॉन्विव ऑफेंस कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, कमिट कर रहा है, तो हम अरेस्ट कर सकते हैं सामने। हाँ, सामने। तो हम देख रहे हैं कि मेड़ काट रहा है, तो क्यों नहीं उसको रोक सकते हैं। हाँ, अगर सामने हो रहा है, हाँ, सामने की बात कर रहे हैं तो हो सकता है। तो कुछ तो ऐसे गांव के 10-20 मामले इस तरह के जो गांव में रोज दिन रात आते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऐसी शुरुआत की जा सकती है। ग्राम सुरक्षा समितियों को एक्टिवेट करके और उन्हें अधिकार देना, वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है और वो होना चाहिए, लेकिन वो फेल इसलिए हो जाती है, वही कारण वहाँ भी आ जाता है कि वो ऐसे लोग मिलते नहीं जो निष्पक्ष रूप से आके बढ़ सके। किसी अगर पावरफुल का है हाथ, तो उसमें वो आगे बढ़ते नहीं आते, इसलिए वो कठिनाई वहाँ पर आ जाती है। तो आप जो कह रहे हैं, नहीं, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब एक्सपेरिमेंट तो किया जा सकता है शुरू में कुछ जगहों पर, मतलब वो स्थिति लानी तो चाहिए, बहुत डिजायरेबल है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके अगर वहाँ पर सफल हो तो दूसरी जगह और लागू किया जा सकता है इसको। तो 70 साल के बाद 75 साल की आज़ादी हो गई, और 75 साल कोई कम नहीं होता, 4 पीढ़ियाँ हो गई,
तो हमने अब अभी तक इसको इतनी बड़ी, देखिए 1 अरब लोग गांव में रहते हैं इस समय, 1.5 अरब की आबादी है, तो 1 अरब लोग गांव में रहते हैं। उनका गांव के लोगों के आज के दिन में गांव में के गवर्नेंस में क्या भागीदारी है? न वो पुलिस के मामले में भागीदारी उनकी कुछ अपनी है, न न्याय के मामले में उनको कोई भागीदारी है, डेवलपमेंट के भी मामले में उनकी भागीदारी नहीं है। एक गांव में डेवलपमेंट के लिए आप भी वही एडीओ बीडीओ सीडीओ जो लगा रखे हैं, पंचायत सेक्रेटरी, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने डेवलपमेंट उनकी गवर्नेंस के में कोई उनकी भागीदारी नहीं है, बस खाली वोट देना और वोट दे के अपना। तो ये कौन सा ये इतने बड़े देश को मैं तो कहता हूँ कम्युनिस्टों ने तो, जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ तो उन्होंने ग्रामीण समितियों को बना के बड़ा पावरफुल बना रखा है। वो ज़्यादा बेहतर ढंग से वो देश को अपने चला रहा है। भले हम कहते हैं कम्युनिस्ट, और हम डेमोक्रेटिक हैं, और डेमोक्रेसी में हमने सारा पावर भी दिया, फिर भी हमको कुछ करने नहीं दे रहा है। देखिए, जब मैंने जैसे कहा कि न्यायिक व्यवस्था में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए तो न्याय पंचायतों की पुनः स्थापना होनी चाहिए, वो सही है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ तो उनको मिलेगा न्याय वहाँ पर, तो वहाँ पर तो बिल्कुल सही है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, आजकल डेवलपमेंट के लिए धन तो बहुत जाता है और डायरेक्टली जाता है प्रधान के पास में, ऐसा नहीं है, उसको डायरेक्टली वहाँ पर जाता है, और वो उस पर कोई विशेष कंट्रोल एडीओ का कोई खास नहीं रहता। सब जो पंचायत सेक्रेटरी है और प्रधान है वही मिलते नहीं, सारे फंड उनके पास कुछ नहीं है। फंड उनके नाम, एक गांव में करोड़ों का फंड जाता है, लेकिन कोई फंड ऐसा नहीं है जो कि ऊपर के अधिकारियों के बिना सिग्नेचर के रिलीज किया जाए। अब जब अधिकारियों को रिलीज करते हैं तो जानते ही आपके अधिकारी बिना दस्तखत करेंगे नहीं जब तक कि वो उनको कमीशन नहीं मिलेगा। तो गाँव वालों का तो कोई उसमें भी कोई भागीदारी नहीं। लेकिन पैसा जाता है और खर्च प्रधान करता है। जैसे मनरेगा में ही मान लीजिएगा, तो प्रधान खर्च करता है। अगर ये जो कॉलोनीज कहते हैं उसको, कॉलोनी का जो शेड्यूल कास्ट और दूसरों के, देखिए एक बात है, ध्यान मिला, शौचालय बनाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था अभी भी जो है उसमें ये है कि ये एक तो प्रधानों को उन्होंने अधिकार नहीं दे रखा है। उन्होंने क्या किया है कि ये पूरा, जैसे वहाँ जो कानूनी इस समय चल रहा है, यद्यप इस तरह चल नहीं रहा है, लेकिन ये जो व्यवस्था बनाई गई उसके हम बता रहे हैं। पूरे गांव पंचायत है, गांव पंचायत का विधानसभा हो गई। जितने भी गांव के वोटर्स हैं वो सब मिलके एक विधानसभा बनाते हैं, उनको नियम बनाने का अधिकार है, पॉलिसी बनाने का अधिकार है, सब दिया रखा है ग्राम पंचायत। ये लोग एक एक वार्ड से चुनते हैं कि हर गांव में, जहाँ की आबादी 2000 है, 9 वार्ड होते हैं, ज़्यादा आबादी हुई तो 11 वार्ड, 13 वार्ड, 15 वार्ड होते हैं, और एक एक आदमी को वार्ड चुनते हैं। और ये जो वार्ड के मेंबर हैं ये चुने जाते हैं, और प्रधान चुने जाते हैं पूरे गांव से, गांव के प्रधान। वार्ड का मेंबर एक तरह से उनका मंत्रिमंडल है। ये जो 9 आदमी और प्रधान मिलकर मंत्रिमंडल है, इसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो ये सारे अधिकार ग्राम पंचायत को दिए गए, प्रधान को कहीं अधिकार नहीं है संविधान में। जैसे कि अब अपने भारत के ही ये राज्य के संविधान में देखिए, तो लेकिन यह कि वो दस्तखत करवा लेते हैं, काम करते हैं प्रधान। आप जो कहते हैं ऐसा नहीं, जो व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में ये है कि लगभग हर कागज पर प्रधान की आवश्यकता होती दस्तखत के। नहीं, दस्तखत औरों के नहीं होते, औरों के नहीं। ये कोई भी प्रस्ताव जब तक पंचायत समिति नहीं पास करेगी, प्रस्ताव तो ये कि क्या बनाना है, इसका प्रस्ताव हो गया, कितना पैसा पेमेंट करना है, ये सब भी नहीं। इस पर पूरी समिति नहीं दस्तखत करती, वो तो प्रधान ही करता है। जैसे मनरेगा में पैसा होना है, मनरेगा तो एक अलग है। देखिए वो एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं बताऊँ जैसे कि शौचालय बनना, किस किस घर में शौचालय दिया जाएगा, इसके लिए प्रधान ही रिकमेंडेशन करता है। आप थियोरेटिकली बात सही कि सब बैठ के करें, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में नहीं, वो प्रधान पीछे से दस्तखत करवा लेता है, प्रधान ही रिकमेंड कर देता है। बाद में पीछे से सबका दस्तखत जाके वो पंचायत सचिव है जाके सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देके 1500 देके सबका दस्तखत करवा लेता है। ये सब चलता रहता है, लेकिन व्यवहारिक से सब प्रधान ही करता है। और जो अधिकार का उपयोग पूरा प्रधान करता है। बिल्कुल, स्कूलों में खाने पर नहीं सब कुछ करता है, मालिक है। जैसे चीफ मिनिस्टर करते हैं, यहाँ भी सारा परिवार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को है, चीफ मिनिस्टर सब करते रहते हैं अपना बुला प्रधान करता है वहाँ पे। तो उसे अधिकार तो है, पैसा भी जा रहा है,
ये उस पर यह है कि हिस्सा तो ले लेते हैं दूसरे अधिकारी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रोक पाते, पैसा जाता है उसके पास जो अलॉट होता है। अब वो ये भी किया जा सकता है कि बेटा डायरेक्टली पंचायत को दे दिया, बजाय सीडीओ और उनके थ्रू अभी जाता है, जो अब डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनके थ्रू जाता है, उनके जाके डायरेक्टली दे दिया जाए, ये फर्क किया जाए। चलिए, ये तो हम लोगों ने ये इस तक बात। अब आपके जो दूसरा पक्ष है, जो साहित्य वाला पक्ष है, उसके संबंध में थोड़ा उसको गांव से जोड़ के करते हैं। हमारा एक और बात है कि देखिए, गांव की जो अपने भारत के जो गांव है, हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति एक तरह से देखा जाए तो गांव में ही चलती है। ठीक है, किसी भी काल में आया, समाज में भेदभाव हुए, ऊंच नीच की भावना आई, लोगों में भाईचारा कम हुआ। हालांकि जो 29 विभाग है ना संविधान ने दिया है, उसमें एक विषय ये भी लिखा है कि गांव में भाईचारा कैसा होना चाहिए, क्या हम लोग बढ़ाएंगे, अनुसूचित जातियों को तरक्की करेंगे, कि लाइब्रेरी स्थापित करेंगे, मनोरंजन केंद्र स्थापित करेंगे, तमाम। जबकि गांव में इसका कोई चर्चा भी नहीं होता। ये बताइए, जब अगर हम गांव को सारा कुछ कर नियंत्रण सरकार के, अभी तो सरकार ही सारा नियंत्रण करती है, जो कानून बनाती है, जो नियम बनाती है, उससे असर गाँव में विकास होता है। लेकिन हर गांव अपने ढंग का अलग है, मैं समझता हूँ। तो जब तक उनको आप मौका नहीं देंगे अपना व्यवस्था चलाने के लिए, तो जो उनकी क्रियाशीलता है, उनकी सोच का जो अपने नए नए ढंग के विचार है, नए नए पर्यावरण ठीक करना है, गांव को में आपस में व्यवहार करना है, मनोरंजन करना, बहुत सारी जो गतिविधियां, जो सामाजिक गतिविधियां हैं, और बहुत तरह से उनकी धार्मिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक समाज गतिविधियां हैं, तो वो अपने ढंग से जब शुरू नहीं करेंगे तो कैसे वो एक अपना गांव का जो मौलिक रूप है, जिसके रूप में हम गांव को आपने साहित्य में गांव में की बड़ी हाँ मेरा ग्राम में जीवन भी क्या है, ये तमाम चीज़ें जो आई, वो क्या कभी आ पाएगा कि खत्म हो जाएंगे? हम बिल्कुल शहरों तरह से गांव भी एक शहरों का एक एनेक्शन हो जाएगा। जैसे शहर में बिजली पानी सड़क बन गई, नाली बन गई, उसे गांव में सड़क बिजली पानी बन गई, हो गया, विकास हो गया। क्या ऐसा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप जिस स्थिति को इंगित कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट पर्सन्स स्वयं अगर इस पर कोई बोले तब तो ज़्यादा आसान है। शासन से बहुत अधिक इस विषय में कुछ उम्मीद करना कि बहुत कुछ कर लेंगे, ये मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। उसका कारण ये है कि शासन की स्कीम आती है, उसको गाँव वाला अपना तरह तो लेता नहीं। दूसरा ये है कि गांव में स्वयं इसके इन चीज़ों के प्रति अभिरुचि कम हो रही है, और जो है भी वो मतलब पॉलिटिकल एंगल से या दूसरे एंगल से तो हो जाती है, लेकिन ये है कि मेल जोल करें, बढ़ाएं, और जो बात आप कह रहे हैं, तो ये इस विषय में अगर प्राइवेट पर्सन्स जो हैं वो कुछ नहीं, तो अब जैसे मैंने प्राइवेट पढ़े कहे जाए, जैसे गांव का एक छोटा उदाहरण है। मान लीजिए कि अगर हर गांव में एक गांव दिवस मनाया जाता है, अगर ऐसी व्यवस्था होती, अभी तो सरकार बनाएगी नहीं, सरकार के तो गांव दिवस बनाएंगे, सरकारी गांव दिवस हो जाएगा, जैसे होता है 26 जनवरी 15 अगस्त बनता है, पैसा खर्च होगा सरकार, तो बाहर से जाके पैसा आप खर्च कर दीजिए, ये तो अलग बात है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। अब मान लीजिए गाँव पंचायतें, अगर गांव सरकार की व्यवस्था जैसा हम कह रहे होती, तो लोग अपने गांव दिवस बनाते, गांव दिवस बनाते, तो सारे जैसे आप हैं, हम हैं, तमाम लोगों को जो गांव में से निकल के बाहर समाज में कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाते, उनसे सम्मानित करते, उन लोगों को उनसे राय लेते, वो लोग जाते तो उनकी भी गर्मियाँ बढ़ती, हमारे आपके मन में आता कि हम लोग गाँव के लिए कुछ योगदान करें। तो जब ऐसी कोई गतिविधियाँ हम करेंगे नहीं, तो गाँव तो बिल्कुल, जब आजकल हालत क्या है कि सारे पढ़े लिखे लोगों ने गांव छोड़कर शहरों में बड़े बड़े मकान बना लिए, अपने ठाठ से अपने बच्चों के साथ रह रहे। अब गांव में वही लोग बच पाए हैं जो बेचारे गांव छोड़ने की रूप से हैसियत में नहीं है, वो भी तैयारी में लगे रहते हैं, कब मौका मिलता है कुछ। तो फिर ये कौन सा, तो गाँव तो उजड़ ही रहे हैं ना, तो क्या यही है कि हम सारे जब हमारे करीब 6 लाख गाँव को उजाड़ दें? उजाड़ देने का तो नहीं, लेकिन ये है कि देखिए, मैं बताऊँ, जैसे मैंने अपने गाँव में वाचनालय खोलने का और किताबें भेज के बच्चों को और नौकरियों के बारे में, इनके बारे में जानने के लिए अपने वाचनालय खुलवाया। एक वहाँ प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, उनको राज़ी कर लिया, वो राज़ी हो गए, उन्होंने कहा हम तक पढ़ेंगे। तो वो कुछ साल तक चला भी, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं चल पाया कि एक तो रुचि नहीं बिल्कुल, और मोटिवेशन नहीं, डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा। मतलब जो आता भी था वो उसको घर वाले कि अरे कहाँ जा रहे हो, ये काम करो, वो करो,
जो किताब अगर ले जाता था वो कभी वापस नहीं करेगा। इन्होंने कहा, मास्टर साहब हमसे कहते थे कि हम अगर उसे दोबारा कह दें तो लड़ने को तैयार हो जाता है बजाय वापस करने के, तो मतलब केयरलेसनेस। तो वो जो एटीट्यूडनल चेंज थोड़ा। लेकिन अगर इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज के लिए था, जैसे मान ले, जैसे आपने वाचनालय खोला, उसमें पुस्तकालय खोलने की गांव पंचायत की व्यवस्था है। अब गांव में फंड जाएगा, वो तो वाचनालय के भी तो रेगुलर फंड जाता ना। जी। तो अब गांव में मान लीजिए 3 लाख रुपया साल, जैसे 1 करोड़ रुपया जा रहा है, उन्होंने कहेगा हम 2 लाख रुपया वाचनालय के देंगे। उसमें एक आदमी को नियुक्ति देता, काम देते हैं, गांव पंचायत देती 5,000-7,000 रुपया महीना को देती कि भाई ये आप 4 घंटा 5 घंटा वाचनालय खुलेगा, बाकी तुम अपना खेती काम करो। तो वो उनकी एक नौकरी की जिम्मेदारी उनको मिल जाती। दूसरी, जब उनको नौकरी मिलती तो जैसे मान लीजिए तमाम लोगों को लिखता रहता है कि भाई आपके घर में, जैसे बड़ शहर में उसके गांव से तमाम लोग बाहर गए हैं, उन लोगों के पास किताबें हैं, वो लोग देना चाहते हैं, किसको दें? तो वो लोग उनसे किताबें इकट्ठा करता। तो वो अपने गांव की एक लाइब्रेरी एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में होता। अभी तो आपके मोटिवेशन से, आपका लीडरशिप गांव में, क्योंकि आप गाँव की आपको मानते हैं लोग, गाँव के लोग, भाई ये लोग समाज के लिए बहुत कर रहे हैं, इनकी बात माने कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं बना ना। तो हम कह रहे हैं गाँव पंचायत को जब तक अधिकार नहीं है तो इंस्टीट्यूशन कैसे खड़ा होगा? कि लाइब्रेरी का इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए कि खेल का मैदान का इंस्टीट्यूशन, कोई आप गाँव में खेलता भी नहीं, क्योंकि खेल ही नहीं है, खेल का कोई अध्यापक नहीं है जो कि खेल खिलावे उनको। तो जब इंस्टीट्यूशन आप डेवलप ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे गाँव विकसित करेंगे? नहीं, इंस्टीट्यूशन बनाने का प्रयत्न होना चाहिए, और मेरा ख्याल हो भी रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब हमारा जो खेल विभाग है वो लोग। कहीं आप है गाँव में क्या खेल मैदान? नहीं, मेरे गांव में तो नहीं है, लेकिन गांव के नहीं हिसाब तो से। क्यों, अब गांव में जब आपने दिया है वहाँ खेल कूद के लिया प्रावधान है, आपको 29 विभाग में है कि खेल का हाँ, मैदान। लेकिन वो खेल का क्या काम होता वो है? लोग, वही तो कह रहा हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का विभाग ही दे रखा है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में वहाँ गांव में क्या हो रहा है? तो वही जो गांव वाले जो हैं या जो नहीं, गांव वाले को अलग रख दिया। हाँ। आपने जो व्यवस्था सरकार चला रही है, सारी जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है। हम सांस्कृतिक वही तो कार्यक्रम, ग्राम सभा करना ही नहीं, ग्राम सभा के सदस्य उसमें रुचि नहीं नहीं लेते, तो उसके लिए फंड देंगे ना। सांस्कृतिक उन्होंने विभाग का अधिकार नहीं दिया, सांस्कृतिक विभाग संविधान में 29 विभाग में रख दिया। तो सांस्कृतिक विभाग वाले क्या करें, उसके लिए एक फंड का एलोकेशन गांव पंचायत को अगर आप अलाउ कर देते तो वो लोग जो फंड मिलता है उसमें से 3 लाख रुपया गांव सांस्कृतिक कार्यक्रम लगा देते। ठीक है, आधा लूट लेते, लेकिन आधा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगता। जैसे बॉल फुटबॉल खेल वाले में 10 हॉकी फुटबॉल आगे गांव में तो रखते तो लोग उसका तो कहीं है ही नहीं है उनके पास पैसा। वो कहते हैं हम कहाँ से पैसा मंगाए, सरकार का कोई जियो जारी होगा तब ये बनेगा। सरकार जियो जारी करेगी तो उसका जो खेल विभाग है वो डालेगा, तो वो खेल विभाग क्या करेगा, गांव के नाम 20 फुटबॉल मंगा लेगा, उसका फर्जी बिल बना के पेमेंट ले लेगा, खत्म हो गई बात। तो देखिए, जो जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, हाँ, तो इन लोगों से मतलब उम्मीद की जाती है कि इन चीज़ों, आंगनबाड़ी वाले हैं तो इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। लेकिन हमारे गांव में बहुत सी लड़कियां ऐसी जिनकी शादी हो गई ग्वालियर, और वो रहती हैं ग्वालियर में, और आंगनबाड़ी वर्कर हमारे। लेकिन ये गांव पंचायत की व्यवस्था रहती है कि उसका कर्मचारी नियुक्त करता तो कभी नहीं नियुक्त करता। ये तो सरकार की व्यवस्था ना। ये चूंकि देखिए यही दिक्कत है, चूंकि सरकार आंगनबाड़ी नियुक्त कर रही है, सरकार टीचर नियुक्त कर रही है। एक बहुत अच्छे गाँव में भी मैंने देखा टीचर नहीं आ रहा है, प्रधान चिल्ला चिल्ला के, गाँव वाले चिल्लाते हैं, प्रधान छोड़िए भैया टीचर नहीं आ रहा, शिकायत करते हैं तो वो जिला शिक्षा अधिकारी पैसा लेता रहता है उससे ज़्यादा तनख्वाह, और शहर में काम करिए। गांव वाले करें क्या, टीचर उसको नहीं तो टीचर हटा देते, टीचर को बाहर करो इसको। हमारे गांव में दूसरी लड़की आ गई MA BA पास है, उसको टीचर हम नियुक्त कर देंगे। तो जो अगर आप कह रहे हैं कि वो टीचर नियुक्त करता अपने घर का नियुक्त करेगा, अरे आप नियम बनाइए कि अपने घर का नहीं करेगा, रिश्तेदारी का नहीं करेगा, अपने जात का नहीं करेगा, इतना सारे नियम बना दीजिए। लेकिन उस गांव में उपलब्ध तो होना नहीं बहुत है। अब वो तो मैंने कहा उपलब्धता तो इतनी हो गई है कि गांव में MA BA BEd BE पास करके, फार्मासिस्ट पास कर बैठे हुए हैं, जाके आप देखिए सब बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं उनके पास, अगर मान ली उपलब्ध हो तो। मैंने, लेकिन जैसे शिक्षा में तो ये है, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर गांव का लिया जाए आदमी शिक्षा विभाग में तो उसमें जोर भी रह सकता है, और मतलब ये है कि नहीं, और नौकरी गांव में मिल जाएगी, उस जान लगा के पढ़ाएगा, जानता है कि हमको निकाल देंगे तो उन्हें उस पर प्रेशर रह सकता है गांव का, वो ठीक है। शिक्षा के विषय में जैसे एक सुरक्षा की व्यवस्था, जैसे सुरक्षा, फिर हम बार बार सफाई का, सुरक्षा छोड़ सफाई का। अब जैसे एक सफाई का उदाहरण दें आपको, ये उदाहरण मैं बार बार देता हूँ कि आपने सफाई की व्यवस्था गाँव को दे दी कि ये एक सफाई व्यवस्था, अब आपने एक सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दी, अब 40,000 रुपया सफाई कर्मचारी देते हैं।
आपने उसका एडवर्टीजमेंट निकाला, राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी रखा, 40,000 की नौकरी मिल गई, उसमें MA BA सब आ गए। अब बताइए किसी गांव में, आपका ही गांव उदाहरण, इतना बड़ा गांव आपका है, कितनी आबादी होगी? 3,00,000 होगी, करीब 2,500-3,000। 2,500-3,000। अब 2,500-3,000 गाँव में करीब 300 गाँव होंगे, 300-400 गाँव। 400 गाँव में 400 के दरवाजे, उससे क्या वो पूरे गाँव की सफाई कर सकता है एक आदमी? एक तो वो पढ़ा लिखा है, वो सफाई करेगा नहीं। हाँ? अगर मान लीजिए कि आपके गांव में 10 वार्ड 9 वार्ड है, 9 में गांव पंचायतें को पास अपना अगर काम करना हो तो गांव पंचायतें क्या करती कि अपने 3-3 हज़ार रुपये के एक एक वार्ड से किसी को रख लेती कि भाई तुम अपने अपने वार्ड में सफाई की जिम्मेदारी तुम लोग की रहेगी। तो 10 आदमी सफाई कर्मचारी रख लेती और गरीबों, जो गरीब टाइप के लोग, उनकी मदद भी हो जाती और पूरा गाँव की सफाई हो जाती। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें गाँव वाले क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ये काम ये दिया जा सकता है। मतलब ये है कि इससे जैसा अभी हो रहा है इससे बेटर ही होगा। हाँ, कुछ तो होगा। कुछ अरे तो 10 तो होंगे तो मान लीजिए 3 वार्ड में सफाई हो रही है, कुछ दम बेटर होगा। हाँ, तीन वो तो करता ही नहीं, वो तो आता ही नहीं। क्योंकि वो सफाई वाला बाहर से तो अगर आएगा तो जैसा आपने कहा मर्जी होगी आएगा, नहीं आएगा सब वैसे ही है वो। लेकिन गांव का होगा तो उससे थोड़ा बहुत प्रेशर है। इसी तरह काम है। अब जैसे एक और उदाहरण बताऊँ, जैसे मान लीजिए मिट्टी की जांच का है, मिट्टी की जांच का आपने वो का भी अधिकार दे रखा है, हाँ, मृदा। अब यानी एक लड़के को या 2 लड़के को, गांव के लोगों को आप 5-5 हज़ार रुपये देकर ट्रेन करा लेते, कहीं से ट्रेन करा लीजिए। एक छोटा सा किट आता है, वो रोज घूम घूम के जमीन जांच करते, गांव पंचायत वाले उसको 5-5 हज़ार रुपया देते। अब आज अगर आपको मिट्टी की जांच करानी हो तो दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, जबकि किट अवेलेबल है। आप किट लेके तो क्या जांच नहीं कर सकते लोग? नहीं, मतलब तो यही छोटे छोटे काम, ये जो डेवलपमेंट वाले इस तरह के काम है, हाँ, वो बेटर हो सकते हैं और कुछ उन पर प्रेशर भी हो सकता है। और इनमें लोग इतना बुरा नहीं मानेंगे, इसमें प्रेशर, हाँ, कि सबको लाभ मिल रहा ना, हाँ, कि सबके फायदे के फायदे, सफाई हो रहा, सबको फायदा है। जहाँ इंडिविजुअल पर अटैक होता है वहां पर प्रेशर, ठीक, वहाँ प्रेशर है छोटे में। ये तो सबके फायदे हो रहे हैं। उसी तरह से एक दवाई का मिल आजकल स्वास्थ्य का है। अब जैसे मान लीजिए कि गांव में आजकल सफाई स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है, किसी गांव में कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए कि गांव पंचायत का अधिकार रहता तो वो आजकल मिल रहे हैं, ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन 1,200 रुपये की मिल रही है, शुगर टेस्ट करने वाली मशीन 1,200 की मिल रही है। इसी तरह कोई 3,000 की 4,000 की तमाम जो टेस्टिंग मशीनें हैं, सबसे बड़ी महंगी ECG की मशीन मिल रही है 30,000 रुपये की, ब्लड टेस्ट करने की मशीन मिल जाती है 2-3 लाख रुपए की। अब अगर एक गांव में हम 2-3 लोगों को या एक ही को एक फार्मासिस्ट टाइप का उसको हम तैयार कर लेते, उसको रख देते गांव में, उसको 5,000 रुपये देते, गाँव पंचायत देती, और वो जिसको जाना फ्री टेस्ट करती, भाई जिसको जो टेस्ट करना रोज ब्लड प्रेशर के लिए टेस्ट हो जाता है। आज एक ब्लड प्रेशर टेस्ट कराने के लिए जाते हैं झोला टाइप डॉक्टर के यहाँ, फिर कोई शहर झाँकता है, 1,000 रुपये खर्च करता है, और रोज गाँव में उसको उपलब्ध होता है। लेकिन अब ये उसको कहे आप उसको कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसके अलावा और भी करता हो तो वो किसी डॉक्टर को हर 5,000 रुपये हर संडे को बुला देता, 5,000 डॉक्टर आपको देता, 4 डॉक्टर, एक डॉक्टर कोई किसी महिला डॉक्टर आ जाती है एक संडे को, किसी को हार्ट वाला आ जाता है, किसी हड्डी वाला आ जाता है, एक दिन जनरल फिजिशियन आ जाता है। 20,000 रुपये तो खर्च होता है एक महीने, 20,000, और ये इसी 20-25 हज़ार रुपये में गाँव वालों को कम से कम 40-50% का स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाती, जाकर भागते रहते। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? नहीं, ये हो सकता, मतलब इस तरह के मतलब इसमें तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। नहीं, कोई आपत्ति भी नहीं हो, किसी को नहीं होगी। तो ये आप फैसिलिटेट कर रहे हो, जो आज की स्थिति से की अपेक्षा उसमें ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ जाएगी लोगों को। पहले था कि लोग थे नहीं करने वाले, अब करने वाले भी मिल गए और वैसे साधन भी अवेलेबल हो गए। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। और मतलब इस दिशा में अगर शासन काम करे, बजाय सारे का सारा अपने पे लेने के, जी, अगर स्थानीय प्रशासन को दे तो लोगों को सुविधा अधिक उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा बात, लोग सीखेंगे। एक बात और है कि ग्राम प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, इस बात को सीखेंगे। और इनमें लोगों की कोई आपत्ति किसी को नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, तो ये काम आसानी से चलाए जा सकते हैं गाँव में भी। तो मतलब जिन क्षेत्रों में जातिवाद, धर्मवाद, ऊंच नीच की भावना का नहीं आता है, वो गांव तो वो काम तो उनको गांव वालों को तो दिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। और धीरे धीरे सीख के वो गांव को अपना स्किल होगा, अपने कुछ लोग अच्छे निकलेंगे जो आगे गांव में। दूसरी बात है कि जान लीजिए अभी एक बड़ा भारी सोच है, और लोगों ने विदेशों में तमाम लोग बैठे रहते हैं,
वो लोग अपने गांव का विकास करना चाहते हैं कि हम गांव में अपने कुछ मदद करें। अब उन विकास के अब वो उन लोग के पास तो भाई पैसा है, मदद भी है, कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि गांव पंचायत वाले उनको सीधे आमंत्रित कर लें, उनको बुलावें, कहें कि आप अपना पैसा दे सकते हैं हमारे अकाउंट में, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब जो लोग या जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, आपकी मर्जी होती है कि अगर गांव वाले हमको बुलावें किसी सामाजिक समस्या के लिए या जानने के लिए, कुछ अच्छे बात के समझने के लिए, तो हम जाकर उनको योगदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी व्यवस्था कोई आपने गांव में नहीं बनाई, तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। आप तो जाएंगे तो गांव वाले खुशी होंगे ना। हाँ, लेकिन उसको गांव वालों में भी इनिशिएटिव नहीं है ना, बिल्कुल। ये असल में शासन जो है वो इनिशिएटिव क्रिएट कर पाना शासन के लिए भी बड़ा आसान नहीं काम है, क्योंकि ये इनिशिएटिव गांव वालों को लेना चाहिए खुद ही। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कोई फॉरेन में है और वो देना चाहता है, बहुत से लोग फॉरेन में हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि किसको दें जहाँ सही उपयोग हो सके उसका। तो ये इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा ना। आखिर प्रधान के बाद तो ऐसा कोई है ही नहीं मांग सकता कि कोई दे तो ले नहीं सकता पैसा, तो जेल चला जाएगा। तो ये इनिशिएटिव तो नहीं, तो सरकार पहले कहे ना, सरकार कहे कि भाई प्रधान जी, ये गांव पर लोग, आप विदेश में आपके परिवार के लोग, आपके गांव के लोग अगर रहते हैं तो उनसे आप ले, तो आप उनसे पैसा ले सकते हैं, तो उनसे पैसा ले सकते हैं उनसे। तो वो पैसा लेने के लिए नियम वो गांव वालों को बनाएंगे उनके, तब ना ले पाएंगे। कैसे ले पाएंगे वो? मान सरकार का उसमें कोई इतना नहीं, आप फॉरेन फंड तो आ नहीं सकता आपके पास। नहीं आ जाते हैं आजकल तो सब अलाउड है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे क्लास फेलो एक भरतराम इंटर कॉलेज में, वो अमेरिका में डॉक्टर है, तो उस फंक्शन में मुझे ही बुलाया था, कॉलेज वालों ने उसे भी बुलाया, दोनों। तो मैंने कहा कि 10,000 रुपये हम दे देंगे किसी डेवलपमेंट के लिए, कॉलेज के लिए। उसने कहा कि हम 50,000 रुपये हर साल दिया करेंगे, हर साल। और वो बहुत साल तक देता रहा, मुझे मालूम है। तो इस तरह ये मतलब एक इंटर कॉलेज की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ भी प्राइवेटली ऐसा हो सकता है, ऐसा रोक नहीं है ऐसी छोटे मोटे अमाउंट्स के, कुछ उसका लिमिट है जो भी है। हाँ, लेकिन कोई बात ज़्यादा आजकल रोक नहीं है, पहले ज़माने में था। और नहीं, खैर वो तो रुपए के में दे रहे होंगे, फॉरेन करेंसी में तो दे नहीं रहे होंगे। तो वो यहाँ हाँ, रुपए में कन्वर्ट करके अपना दे रहे होंगे। कन्वर्ट करके हाँ, लेकिन जैसे वो पैसा किसी प्रधान को देगा नहीं, वो तो बाहर वाला आएगा, अकाउंट में जाएगा, वो तो जाएगा ग्राम पंचायत में। लेकिन ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में स्वयं नहीं, वही बता रहा हूँ। तो उसमें इनिशिएटिव ग्राम पंचायत किस तरह का इनिशिएटिव ले उसमें, मतलब एज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं, अगर प्राइवेट पर्सन लें तो कर सकते हैं। प्राइवेट पर्सन में मोदी जी ने सारे एमपी लोगों को दिया था कि आप ग्राम पंचायतें के गांव अडॉप्ट करिए। सारी स्कीम फेल हो गई। क्यों स्कीम फेल हुई? स्कीम इसलिए फेल हो गई कि वहाँ इनका कोई संवैधानिक रोल था ही नहीं। इन्होंने खाली किया गांव अडॉप्ट कर लीजिए। जैसे आपने कहा ना, प्राइवेट पर्सन के रूप में, प्राइवेट पर्सन के रूप में गए तो उन्होंने जहाँ अपने सोर्सेज से थोड़ा पैसा मिला, उन्होंने लगाए। उस संवैधानिक व्यवस्था जो ग्राम पंचायत थी उसमें उनका कोई भूमिका थी नहीं, तो इसीलिए वो फेल हो गई, क्योंकि उस सिस्टम में वो कहीं नहीं आ रहे थे एमपी लोग। मतलब ये कि गांव वालों को ये नए कर्तव्य दिए जाए, और ऑफिशियली दिए जाए, और उन्हें ट्रेन भी किया जाए कि वो जाने कि हमें करना क्या है। मतलब जैसे आपने ये आइडिया दिया कि फॉरेन वाले करते हैं, करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है। बहुत से लोग करना मिले करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि उनको ट्रेन भी, उन्हें बताया भी जाए कि इसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है, कहाँ पैसा आ सकता है। और न तो ये लेने वाले जानते हैं, न देने वाले जानते हैं। और दूसरे ये कि देने वाले को ईमानदारी पे शक है कि हमने कहीं गलत जगह दे दिया तो उसको मिसयूज कर जाएगा। तो ये अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने करीब करीब हर एस्पेक्ट पर चर्चा की। अब ये बताइए, आप गांव में जो साहित्यकार आपको क्या गांव में अभी भी मिलते हैं कभी, कि किसी गांव में साहित्य की दिशा में लोग वहाँ गांव में रह के, शहर में आके नहीं, गांव में रह के साहित्य की दिशा में कुछ काम चल रहा हो, कर रहे हैं लोग? जी, मैं अपने घर पर लगभग हर साल एक कवि गोष्ठी आयोजित करता हूँ, घर पर, मतलब गांव के घर पर। और मेरे गांव आसपास के गांव, मतलब 4-6 इधर उधर के गांव से कम 15-20 कवि उसमें आते हैं। वो उनका कुछ स्तरीय भी है, एक आध स्तरीय होते हैं, बाकी कम स्तर के होते हैं। लेकिन
साहित्य में वो आते हैं, कभी कभी गोष्ठी होती है। उनमें से एक ने, अभी मैं गया था तो उन्होंने दिखाया कि देखिए मैंने ये किताब छपवाई है, और नई उन्होंने कहा काफ़ी शुरू किया था लिखना, लेकिन अब उसने वो तो किताब छपवा ली, अब दूसरी उनकी छप रही है। तो ऐसा नहीं, रुचि गांव में तो है। जब मैं सर्विस में भी था तब मैं कहीं मुआयने वायने पे जाता था तो वहाँ अक्सर कह देता था स्थानीय दरोगा से कि भाई आप कोई कभी पत्रकार हो, कभी हो तो बुला लीजिए। तो वहाँ भी हमें 4, 6, 10 मिल जाते थे। तो मैं तो समझता, मुझे तो कम से कम उत्तर प्रदेश के तो हर क्षेत्र में लोगों को है रुचि, लेकिन वही है कि इक्के दुक्के हैं, उन्हें आपके गांव में है कोई साहित्यकार? ढूंढ के ऑर्गेनाइज। हमारे गांव में साहित्यकार तो नहीं है मेरे छोटे। भाई आप देखिए, साहित्यकार आप हैं, आपकी पत्नी श्रीमती जी नीरजा द्विवेदी जी भी जाने माने साहित्यकार हैं। तो एक गांव में 2 साहित्यकार पैदा किए, लेकिन ये शहर में आके साहित्य की सेवा कर रहे हैं। तो देहात इतने बड़े 2 साहित्यकार हैं, नीरजा जी आपके पास, दोनों माने जाने साहित्यकार हैं, लेकिन गांव में आप लोग साहित्य अगर नहीं पैदा हुआ तो मैं ये नहीं कह रहा आप लोग का दोष है। इसका मतलब कहीं व्यवस्था का ही तो दोष है ना कि गांव में साहित्यकार नहीं रह पा रहे हैं। गाँव असल में पढ़े हुए, पढ़ाई पर ध्यान बहुत कम हो गया है। जब से एक तो नकल का वातावरण 20 साल तक रहा कम से कम जिसमें, तो इसकी वजह से बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं, जो पढ़ते नहीं तो उन्हें रुचि पैदा नहीं होती उस दिशा में, तो ये बहुत कठिनाई आ गई। नहीं, लेकिन पहले जमाने में जितने साहित्यकार थे सब गांव वाले ही थे, गांव में ही रहते। हाँ, तो क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा इंटर के बाद, लेकिन इंटर तक ही हिंदी पढ़ी थी। लेकिन अंग्रेजी और हिंदी दोनों इंटर तक ही पढ़ी, लेकिन दोनों पे मतलब पर्याप्त कंट्रोल है। तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, व्याकरण पढ़ाया जाता था, मास्टर पढ़ाते, पंडित जी पढ़ाते थे। वो स्थिति नहीं है गांव के स्कूलों में, बहुत कम है। तो निकलते तो हैं, कम ही बच्चे अच्छे निकलते हैं। तो ये है, लेकिन फिर भी साहित्य के प्रति रुचि है। उसका कारण यह है कि एक तो पत्रिकाएं बहुत छप रही हैं पहले की तुलना में। लोग कहते तो हैं कि धार्मिक बंद हो गया या हिंदुस्तान बंद हो गया, वो एक को तो 2 को उदाहरण देते हैं। तब गिनी चुनी 5 पत्रिकाएं हुआ करती। अब जहाँ देखिए वहाँ पत्रिकाएं निकल रही हैं और अखबार बहुत ज़्यादा छप रहे हैं, लोग पढ़ने वाले ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो खराब पढ़ाई होते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ, इतने ज़्यादा संख्या बढ़ गए, कुछ ना कुछ निकल आते हैं। तो रुचि तो है लोगों को, और खासतौर से जबकि मैं करवा, तो न गांव में अब साहित्यकार पैदा हो रहे हैं, न गांव में खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, न गांव में ये और किसी स्किल के लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये 75 साल में कैसा देश बना रहे हैं, बस ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए गांव में ऐसा नहीं कि हम पैदा नहीं हो रहे, लेकिन यह है कि सुविधाएं, इन सब चीज़ों के लिए सुविधाएं शहरों में बेहतर है। मतलब चाहे खेल के लिए कहिए, चाहे साहित्य के लिए कहिए, किसी भी, चाहे म्यूजिक के लिए कहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कहिए, गांव की अपेक्षा शहर में सुविधाएं बेहतर, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उस जमाने में, जबकि हम पुरानी बात करते हैं, तब हमारे गांव में स्थिति किसानों की ऐसी थी जो तुलना में शहर के बहुत खराब नहीं थी। अब चपरासी भी जो शहर का बन जाता है, या जो छोटा मोटा काम भी करने लगता है, वो गांव वाले से ज़्यादा कमाता है। आज यहाँ जो बर्तन साफ करने वाले अगर वो 10,000 कमाते हैं महीने, तो गांव वाला उतना नहीं कमा पाता, अच्छी खासी खेती वाला। तो गांव में एक स्थिति ऐसी आ गई है कि वो उसकी पैदावार का मतलब तुलनात्मक रूप से बहुत कम हो गई। हालांकि पहले जैसी है, लेकिन शहर के तुलना में बहुत कम हो गई। शहर में अंतर बहुत हो गया शहर और गाँव में, इसलिए लोग भागते हैं शहर की तरफ। पहले खराब हालत में रहते थे शहर वाले भी उसी में, और वो भी रहते, एक से चलता रहता था, लेकिन अब शहर की तरफ भागते हैं। ये सच है कि गाँव का फ्यूचर बहुत उज्जवल नहीं है। गांव जो है या तो शहर ही बन जाएंगे धीरे धीरे, और नहीं बन पाएंगे तो वो फिर रह जाएंगे। गाँव बहुत उज्जवल नहीं है गाँव का। हाँ, चलिए मेरी जी, बड़ा अच्छा लगा और आपसे बहुत ये अच्छी चर्चा हुई। और देखिए उसमें जो लोग अपना देख रहे हैं, कमेंट लिख भी रहे हैं कि ऐसी जो चर्चाएं होनी चाहिए, ये बड़े टीवी चैनल पे इस तरह के बहुत सारे दर्शक जो लिख रहे हैं यही, अच्छा। कि बड़े टीवी चैनल हो जाए ताकि देश के लोग इन चीज़ों को समझें। लेकिन धीरे धीरे हम लोग चर्चा इसी तरह करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो गांव वाले भी नहीं अवगत हैं और शहर के लोग भी नहीं अवगत हैं। बहुत से लोग गांव के लिए काम करना चाहते हैं, गांव का विकास चाहते हैं,
गाँव वाले खुद भी अपना विकास करना चाहते हैं, तो हो सकता है चर्चा बढ़ती रहे तो ये चीज़ें आगे आ सकती हैं। ऐसा संभव है, अब कोशिश हम लोग की जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।